जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्पेसशिप में सवार होने वाले हैं जहां आपको अगले 120 सालों तक सोना है। और जब आपकी आंख खुलेगी तब आप एक बिल्कुल अलग स्टार का चक्कर लगा रहे होंगे, एक नए प्लेनेट पर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन पूरे 120 सालों के दौरान ना कोई पायलट कंट्रोल्स पर होगा, ना कोई इंजीनियर किसी खराबी को ठीक कर रहा होगा और ना ही कोई क्रू मेंबर इस जहाज के गलियारों में चलता दिखाई देगा। और फिर भी ये विशाल स्पेसशिप इंटरस्टेलर स्पेस के अंधेरे और अनंत सन्नाटे को चीरते हुए अपनी यात्रा पूरी तरह अपने आप जारी रखता है। यही है फिल्म पैसेंजर का स्टारशिप एवलॉन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा स्पेसशिप वास्तव में काम कैसे करता है। ये ग्रेविटी कैसे बनाता है, एयर और वाटर को कैसे रिसाइकिल करता है, अपनी पावर कहाँ से लाता है और 5000 से ज़्यादा लोगों को पूरे 120 सालों तक जिंदा कैसे रखता है। आज हम साइंस और इंजीनियरिंग की मदद से स्टारशिप एवलॉन के हर बड़े रहस्य को समझेंगे। लेकिन एवलॉन काम कैसे करता है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था। एवलॉन कोई वॉरशिप या एक्सप्लोरेशन वेसल नहीं, बल्कि एक इंटरस्टेलर कॉलोनी शिप है जिसे अर्थ से 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स को होमस्टे 2 नाम के एक नए प्लेनेट तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस यात्रा को पूरा होने में 120 साल लगते हैं, यानी एक इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा समय। इतने लंबे समय तक हजारों लोगों को जागते हुए जिंदा रखने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती। और तब भी उनमें से कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही पूरी जिंदगी जी चुके होते। इसी समस्या का समाधान था हाइबरनेशन, जहां हर व्यक्ति को पूरी यात्रा के लगभग पूरे समय के लिए सुला दिया जाता है और मंजिल तक पहुंचने से केवल कुछ महीने पहले ही जगाया जाता है। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस के अनंत अंधकार में हजारों सोए हुए लोगों को ले जाना चुनौती का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा कैसा स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जो उन्हें पूरे 120 सालों तक जिंदा रख सके। आइए अब एवलॉन के डिजाइन को करीब से समझते हैं। एवलॉन का डिजाइन सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं है, इसके लगभग हर बड़े कंपोनेंट का एक खास इंजीनियरिंग पर्पस है। डिजाइनर्स चाहते थे कि यह शिप एक सेल्फ सफिशिएंट शहर की तरह महसूस हो, जो बिना किसी बाहरी मदद के 120 सालों की जर्नी पूरी कर सके। लगभग 1 किलोमीटर लंबा एवलॉन एक लंबे सेंट्रल स्पाइन के चारों ओर बनाया गया है, जो इसकी स्ट्रक्चरल बैकबोन का काम करता है। यही स्पाइन लिविंग क्वार्टर्स से लेकर इंजीनियरिंग सिस्टम्स और पीछे लगे विशाल इंजन्स तक जहाज के हर बड़े हिस्से को आपस में जोड़ता है। लेकिन इस शिप की सबसे अनोखी खासियत है इसका विशाल घूमता हुआ हैबिटेट रिंग। ये वही हिस्सा है जहां पैसेंजर्स रहते हैं, जहां कैबिन्स, रिक्रिएशनल एरियाज, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हर जरूरी सुविधा मौजूद है। स्पेसक्राफ्ट के बाकी हिस्सों के विपरीत ये हिस्सा लगातार घूमता रहता है और इसके पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग रीजन है जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। हैबिटेट रिंग के पीछे विशाल हाइबरनेशन बेस है जहां हजारों पैसेंजर्स पूरी जर्नी के दौरान सोए रहते हैं। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग सेक्शन, जो शिप के पावर, लाइफ सपोर्ट और मेंटेनेंस सिस्टम को संभालता है। और सबसे पीछे लगे हैं शक्तिशाली इंजन्स, जो एवलॉन को इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ाते हैं। वहीं विशाल कार्गो होल्ड्स में वो सभी इक्विपमेंट्स और सप्लाईज रखी गई हैं जिनकी जरूरत होमस्टे 2 पर एक नई कॉलोनी बसाने के लिए पड़ेगी। और इन सभी अद्भुत विशेषताओं में से सबसे अलग नजर आता है घूमता हुआ हैबिटेट रिंग, क्योंकि यही एक संरचना स्पेस में रहने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान करती है, जो कि है ग्रेविटी। स्पेस में रहने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ग्रेविटी का ना होना। इसके बिना एस्ट्रोनॉट्स की मसल कमजोर होने लगती हैं, बोन्स अपनी मजबूती खोने लगती हैं, शरीर के फ्लूइड्स ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगते हैं और कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाती हैं। 120 साल लंबे मिशन के लिए ग्रेविटी के बिना रहना लगभग नामुमकिन होता। किसी काल्पनिक ग्रेविटी जनरेटर पर निर्भर रहने के बजाय एवलॉन एक कहीं ज्यादा रियलिस्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करता है, जो कि है रोटेशन।
शिप का विशाल हैबिटेट रिंग स्पेस में सफर करते हुए लगातार घूमता रहता है। जैसे ही ये घूमता है, इसका फ्लोर यात्रियों के पैरों पर एक फोर्स लगाता है, जो लगभग अर्थ की ग्रेविटी जैसा महसूस होता है। हकीकत में यहाँ कोई नया ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा नहीं किया जा रहा होता, बल्कि पैसेंजर्स जिसे महसूस करते हैं उसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहा जाता है, जो हैबिटेट रिंग के लगातार रोटेशन की वजह से बनती है। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। साइंटिस्ट और स्पेस इंजीनियर्स दशकों से रोटेटिंग स्पेस हैबिटेट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का फिजिक्स अच्छी तरह समझा जा चुका है। लेकिन हैबिटेट रिंग का काफी बड़ा होना भी जरूरी है, ताकि वह अपेक्षाकृत धीमी गति से घूम सके। अगर ये बहुत छोटा होता तो इसे कहीं ज्यादा तेजी से घूमना पड़ता, जिससे डिजीनेस और मोशन सिकनेस होने की संभावना बढ़ जाती। हालांकि फिल्म हमें हैबिटेट रिंग का सटीक आकार नहीं बताती, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पैसेंजर्स में दिखाए गए सबसे साइंटिफिकली रियलिस्टिक टेक्नोलॉजीज में से एक माना जाता है। यह इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे इंजीनियरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान कर सकती है, ताकि लोग स्पेस में भी लगभग अर्थ की तरह रह सकें, चल सकें और काम कर सकें। 120 साल की लंबी जर्नी अपने साथ एक अनोखी चुनौती लेकर आती है। अगर एवलोन के पैसेंजर्स पूरी जर्नी के दौरान जागते रहें, तो वे अपनी मंजिल तक जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। वे फूड, वाटर और ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा इस्तेमाल करेंगे और उनमें से ज्यादातर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। पैसेंजर्स में इस समस्या का समाधान है क्रायोस्लीप, जिसे हाइबरनेशन या सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहा जाता है। डिपार्चर से पहले हर पैसेंजर एक खास हाइबरनेशन पॉड में जाता है, जहां वे लगभग पूरी जर्नी के दौरान सोया रहता है। ये पॉड्स लगातार उनके वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहते हैं और उन्हें जिंदा रखते हैं। फिर होमस्टे 2 पहुंचने से कुछ महीने पहले उन्हें जगा दिया जाता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट फिल्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इंसानों के लिए क्रायोस्लीप आज भी संभव नहीं है। साइंटिस्ट प्राकृतिक हाइबरनेशन के जरिए कुछ जानवरों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने में सफल रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के दौरान मरीजों के शरीर का तापमान अस्थायी रूप से कम करते हैं, लेकिन किसी इंसान को दशकों या फिर पूरी एक सदी तक सुलाकर उसे पूरी तरह स्वस्थ हालत में वापस जगा देना आज भी मौजूदा टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। इसीलिए एवलोन की क्रायोस्लीप टेक्नोलॉजी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसकी प्रेरणा हाइबरनेशन और सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म पर हो रही वास्तविक साइंटिफिक रिसर्च से ली गई है। अगर इंसान कभी बेहद लंबी इंटरस्टेलर जर्नीज करना चाहता है, तो इंसानों के लिए सुरक्षित हाइबरनेशन विकसित करना हमारे सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक हो सकता है। 120 साल तक हजारों लोगों को सुलाए रखना तभी संभव है जब शिप उन्हें खुद जिंदा रख सके। यहीं पर एवलोन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसकी सबसे अहम टेक्नोलॉजीज में से एक बन जाता है। अर्थ के विपरीत स्पेस में न सांस लेने लायक एयर है, न पीने लायक वाटर है और न ही कोई ऐसा प्राकृतिक वातावरण जहां इंसान जिंदा रह सके। पैसेंजर्स को जिन भी चीजों की जरूरत होती है, उन सबको स्पेसक्राफ्ट को खुद बनाना और बनाए रखना पड़ता है। एवलोन लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, एयर प्रेशर और टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है और वाटर को पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए रिसाइकिल करता है। असीमित मात्रा में संसाधन साथ ले जाने के बजाय शिप को एक क्लोज्ड लूप सिस्टम की तरह डिजाइन किया गया है, जहां एयर, वाटर और कई दूसरे संसाधनों को बार बार दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। 120 साल से भी ज्यादा लंबे मिशन के लिए यही तरीका सबसे जरूरी है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हाइबरनेशन पॉड्स के साथ मिलकर भी काम करता है। ये लगातार पैसेंजर्स के वाइटल साइंस को मॉनिटर करता रहता है और उनकी लंबी नींद के दौरान उन्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी माहौल बनाए रखता है। हालांकि फिल्म इन सभी सिस्टम्स की हर टेक्निकल डिटेल नहीं बताती, लेकिन इनमें से कई टेक्नोलॉजीज के पीछे का साइंस पूरी तरह वास्तविक है। आज के मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट, जिनमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी शामिल है, पहले से ही वाटर को रिसाइकिल करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं। एवलोन बस कल्पना करता है कि भविष्य में यही टेक्नोलॉजीज कहीं ज्यादा एडवांस्ड, रिलायबल और इतनी सक्षम हो जाएंगी कि 120 साल तक हजारों लोगों को सपोर्ट कर सकें। कई मायनों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवलोन को उस छोटी सी आर्टिफिशियल दुनिया में बदल देता है, जो इंसानों को उस इंटरस्टेलर स्पेस में भी जिंदा रहने की क्षमता देती हैं जहां जीवन संभव नहीं है। एवलोन जैसा स्पेसक्राफ्ट 120 साल लंबी जर्नी के दौरान किसी ह्यूमन क्रू पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसमें मौजूद लगभग सभी लोग क्रायोस्लीप में होते हैं।
इसीलिए पूरे शिप को चलाने की जिम्मेदारी एक बेहद एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के नेटवर्क पर होती है। हजारों सेंसर्स लगातार शिप के अहम सिस्टम्स पर नजर रखते हैं, जिनमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पावर जनरेशन, नेविगेशन और उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी शामिल है। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को एडजस्ट करना, बैकअप सिस्टम को एक्टिवेट करना या मेंटेनेंस रोबोट्स को इक्विपमेंट्स की जांच और मरम्मत के लिए भेजना। फिल्म में हमें आर्थर भी देखने को मिलता है, जो शिप का एंड्रॉइड बारटेंडर है। पहली नजर में वह साधारण सर्विस रोबोट लगता है, लेकिन आर्थर ये दिखाता है कि एवलोन की एआई कितनी ज्यादा एडवांस्ड है। वह इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है, बोली गई भाषा को समझ सकता है, शिप से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर पैसेंजर्स की मदद भी कर सकता है। इनमें से कई टेक्नोलॉजीज आज असली दुनिया में भी दिखाई देने लगी हैं। मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट अपने आप नेविगेट कर सकते हैं, रोबोट्स जटिल काम करने में सक्षम हो रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो पूरे शहर जितने बड़े स्पेसक्राफ्ट को 120 साल से भी ज़्यादा समय तक पूरी तरह अपने दम पर चला सके, आज भी साइंस फिक्शन का ही हिस्सा है। एआई और ऑटोमेशन के बिना एवलोन अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर सकता। कई मायनों में यही इंटेलिजेंट सिस्टम शिप के इनविजिबल क्रू की तरह काम करता है, जो सब कुछ संभाले रहता है, जबकि उसके ह्यूमन पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं। 120 साल लंबी जर्नी के लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। मिशन के हर सेकंड एवलोन को अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हजारों क्रायोस्लीप पॉड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर रिसाइकलिंग, कम्युनिकेशन और शिप पर मौजूद अनगिनत दूसरी टेक्नोलॉजीज को पावर देना होता है। शिप के बीचों बीच मौजूद है एक फ्यूजन रिएक्टर, जो हर अहम सिस्टम का प्राइमरी पावर सोर्स है। फ्यूजन वही प्रक्रिया है जो हमारे सन को पावर देती है। कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह भारी एटम्स को तोड़ने के बजाय इसमें हल्के एटम्स आपस में मिलकर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। हालांकि साइंटिस्ट आज भी प्रैक्टिकल फ्यूजन पावर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भविष्य के डीप स्पेस मिशंस के लिए ये इंसानों की सबसे प्रॉमिसिंग एनर्जी सोर्सेज में से एक बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी आउटपुट और एफिशिएंसी प्रदान करता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही पूरी चुनौती नहीं है। एवलोन को तारों के बीच मौजूद विशाल दूरियों को भी पार करना होता है। हालांकि फिल्म कभी नहीं बताती कि उसके इंजन्स किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें साफ तौर पर लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरस्टेलर ट्रेवल के लिए डिजाइन किया गया है। वे शिप को उसकी डेस्टिनेशन की ओर एक्सेलरेट करते हैं और बाद में होमस्टेड 2 पर सुरक्षित पहुंचने के लिए उसकी गति को भी कम करते हैं। एवलोन चाहे किसी भी प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करता हो, उसे आज के केमिकल रॉकेट्स की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट होना पड़ेगा। साथ मिलकर फ्यूजन रिएक्टर पूरे शिप को जिंदा रखने के लिए जरूरी एनर्जी देता है, जबकि प्रोपल्सन सिस्टम एक पूरी सभ्यता को इंटरस्टेलर स्पेस के विशाल खालीपन के पार उसकी डेस्टिनेशन होमस्टेड 2 तक लेकर जाता है। यही दोनों मिलकर एवलोन के पूरे मिशन की बैकबोन बनाते हैं। 120 साल लंबी जर्नी की चुनौती सिर्फ दूरी नहीं है, बल्कि स्पेस में छिपे खतरे भी हैं। पूरे मिशन के दौरान एवलोन को माइक्रोमीटेरॉइड्स, कॉस्मिक रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और इक्विपमेंट फेलियर जैसे लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए शिप किसी एक सुरक्षा सिस्टम पर नहीं, बल्कि कई लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन पर निर्भर करता है। स्पेसक्राफ्ट के सबसे आगे एक विशाल प्रोटेक्टिव शील्ड लगा है, जिसे तेज रफ्तार वाले स्पेस डेब्रीज के टकराव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वह शिप के बाकी हिस्सों तक ना पहुंच सके। इसके पीछे एक मजबूत आउटर हल है और कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से शिप को अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। अगर कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे बाकी शिप से अलग किया जा सकता है, ताकि एक ही फेलियर पूरे स्पेसक्राफ्ट के लिए खतरा ना बन जाए। शिप के अंदर हजारों सेंसर्स लगातार हर चीज पर नजर रखते हैं, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, फ्यूजन रिएक्टर और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तक। अगर कोई समस्या आती है तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स और मेंटेनेंस रोबोट्स इक्विपमेंट की जांच करते हैं, बैकअप सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और पैसेंजर्स को पता चलने से पहले ही उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि फिल्म पैसेंजर्स हमें दिखाती है कि कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम पूरी तरह फेलियर प्रूफ नहीं होता।
स्पेस डेब्रीज से हुई एक छोटी सी टक्कर कई छिपे हुए मेल फंक्शंस की शुरुआत करती है, जो धीरे धीरे पूरे एवलॉन में फैलने लगते हैं और आखिरकार पूरे मिशन को खतरे में डाल देते हैं। यह याद दिलाता है कि इतने जटिल मशीन्स में बड़ी तबाहियां अक्सर छोटी छोटी फेलियर्स से शुरू होती हैं, जिन पर शुरुआत में किसी का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए एवलॉन की सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ कोई प्रोटेक्टिव शील्ड या भविष्य की फोर्स फील्ड नहीं है। उसकी असली ताकत है इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग, रिडंडेंसी, लगातार मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड मेंटेनेंस, जो हर सेकंड मिलकर इंटरस्टेलर स्पेस के विशाल खालीपन में हजारों जिंदगियों को सुरक्षित रखते हैं। एवलॉन की पूरी टेक्नोलॉजी को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये साइंस के हिसाब से कितना एक्यूरेट है। इसका जवाब सुनकर शायद आप हैरान हो। एवलॉन की कई कोर टेक्नोलॉजीज असली साइंस पर आधारित हैं। इसका घूमता हुआ हैबिटेट रिंग फिजिक्स के रूल्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करता है। इसके एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स आज के मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज का ही विकसित रूप है। और फ्यूजन पावर, भले ही वे अभी हकीकत ना बना हो, लेकिन उस पर आज भी लगातार साइंटिफिक रिसर्च चल रही है। लेकिन फिल्म कुछ जगह पर आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा आगे निकल जाती है। किसी इंसान को एक सदी से भी ज्यादा समय तक क्रायोस्लीप में रखना आज तक संभव नहीं हो पाया है। वहीं एवलॉन को तारों के बीच ले जाने वाली प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है, यह भी फिल्म कभी नहीं बताती। और ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना जो पूरे 120 सालों तक बिना किसी बड़ी खराबी के लगातार काम करता रहे, अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। इसीलिए एवलॉन भले ही ऐसी चीज ना हो जिसे इंसान आज बना सके, लेकिन यह किसी असंभव साइंस पर भी आधारित नहीं है। पूरी तरह काल्पनिक टेक्नोलॉजीज का सहारा लेने के बजाय पैसेंजर्स ये कल्पना करती है कि भविष्य में आज के साइंटिफिक आइडियाज किस तरह और ज्यादा विकसित हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि एवलॉन साइंस फिक्शन में दिखाए गए सबसे बिलीवेबल और साइंटिफिकली ग्राउंडेड स्पेसक्राफ्ट में से एक माना जाता है। एवलॉन सिर्फ इसलिए रिमार्केबल नहीं है क्योंकि एक विशाल स्पेसक्राफ्ट है। ये इसलिए रिमार्केबल है क्योंकि इसके लगभग हर सिस्टम की नींव उन आइडियाज पर रखी गई है जिन पर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आज भी काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ आइडियाज हमारी पहुंच के काफी करीब हैं, जबकि कुछ आज भी इंसान के सामने मौजूद सबसे बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक हैं। क्या एवलॉन जैसा स्पेसक्राफ्ट कभी सच में बनाया जा सकेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में अनजाने की ओर उठाया गया हर बड़ा कदम एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जिसका जवाब कभी नामुमकिन लगता था। शायद यही बात एवलॉन को इतना खास बनाती है। ये मैजिक नहीं दिखाती, बल्कि ये कल्पना करती है कि अगर क्यूरियोसिटी, साइंस और इंजीनियरिंग आज की सीमाओं से आगे बढ़ते रहे तो इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है। फिलहाल एवलॉन सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा है, लेकिन जिन सितारों तक पहुंचने का ये सपना देखता है वो पूरी तरह वास्तविक है। और शायद इंसान की हर सबसे बड़ी खोज की शुरुआत भी कभी ठीक ऐसी ही कल्पना से हुई थी।